नमस्कार। क्या आपने आईपीएस अजय पाल शर्मा का वायरल वीडियो देखा है? वही वीडियो जिसमें वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके करीबियों को कड़ी हिदायत देते नजर आ रहे हैं। इस वक्त ये क्लिप सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई है। चुनाव आयोग ने दरअसल इन्हें बंगाल चुनाव में बतौर पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किया है। वहां दक्षिण 24 परगना के फलता इलाके में वोटर्स को डराने धमकाने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद ही अजय पाल शर्मा ने ये कड़ा रुख अपनाया, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। ये वायरल वीडियो महज एक अफसर के कड़क रवैये का नमूना नहीं है। ये यूपी पुलिस के उस सिंघम की असल झलक है जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधी खौफ खाते हैं। लेकिन इस तरह के कड़े एक्शन लेने वाले अजय पाल शर्मा अकेले अफसर नहीं हैं। आज के अनकही में हम बात करेंगे भारत के ऐसे ही तमाम कड़क पुलिस अधिकारियों और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिन्हें एक बड़ा तबका रियल लाइफ हीरो मानता है, उन्हें मानवाधिकार कार्यकर्ता सिस्टम के लिए खतरा क्यों बताते हैं। एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड पुलिसिंग मॉडल जिसने पूरे देश में नई बहस को जन्म दे दिया है, और इसके केंद्र में खड़े हैं अजय पाल शर्मा। साल 2011 बैच के आईपीएस अफसर जो पुलिस की वर्दी पहनने से पहले पेशे से डेंटिस्ट हुआ करते थे। आज इन्हें यूपी पुलिस का सबसे डायनामिक अफसर माना जाता है। वर्तमान में अजय पाल शर्मा प्रयागराज में एसीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वो यूपी के कई बड़े और संवेदनशील जिलों की कमान संभाल चुके हैं। नोएडा, रामपुर, जौनपुर, शामली और हाथरस में इनकी तैनाती रही है। हर जगह इनका काम करने का तरीका बिल्कुल फिल्मों जैसा रहा है। अक्सर देखा गया है कि जहां अपराध ज्यादा होता है वहां इनको भेजा जाता है। नोएडा में तैनाती के दौरान का एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। तब ये आम कपड़ों में ऑटो रिक्शा में बैठकर घूसखोर पुलिस वालों का स्टिंग ऑपरेशन करने निकल पड़े थे। जौनपुर में एसपी रहते हुए इन्होंने महज 22 महीने में 136 एनकाउंटर की कमान संभाली थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में अब तक 500 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। जब कोई अफसर अपराधियों के खिलाफ इतना कड़ा एक्शन लेता है तो आम लोगों के बीच उसकी हीरो वाली इमेज बन जाती है। इसी तेज एक्शन की वजह से इन्हें यूपी का सिंघम कहा जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनका भी करियर पूरी तरह बेदाग नहीं रहा है। जब पुलिस इतनी बड़ी संख्या में गोलियां चलाती है तो उस पर सवाल उठना लगभग तय होता है। विपक्ष कई बार अजय पाल शर्मा की कार्यशैली पर उंगली उठा चुका है। 2019 में शब्बीर और 2020 में अकबर के एनकाउंटर के बाद सवाल उठे। इन दोनों अपराधियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी, जिसे विपक्ष ने पूरी तरह फेक एनकाउंटर बताया था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस के काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना की थी। वैसे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के साथ साथ आजकल हाफ एनकाउंटर का भी चलन है, जिसे ऑपरेशन लंगड़ा भी कहा जाता है। आप नाम से ही समझ जाएंगे, गोली पैर में मारो ताकि अपराधी चल फिर ना पाए, उसको कहते हैं हाफ एनकाउंटर। तो एक तरफ अजय पाल शर्मा की सिंघम वाली इमेज और दूसरी तरफ विवादों की फहरिस्त। इस बीच एक सवाल खड़ा होता है, आखिर पुलिस महकमे में ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते कौन हैं और इन्हें इस तरह एक्शन लेने की छूट कैसे मिलती है? तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। असल में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसी कोई रैंक या पद पुलिस विभाग में नहीं होता है। यह नाम पूरी तरह से मीडिया और आम जनता का दिया हुआ है। इस शब्द की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। उस वक्त मुंबई में अंडरवर्ल्ड का आतंक चरम पर था और उसे खत्म करने के लिए पुलिस ने कुछ अफसरों की खास टीम बनाई थी। यहीं से अपराध को खत्म करने के इस नए तरीके का जन्म हुआ। इन अफसरों के काम करने का तरीका बहुत आक्रामक और एक्शन से भरा होता है। आमतौर पर जब किसी इलाके में क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है तो वहां इनकी तैनाती की जाती है। इन्हें टारगेट दिया जाता है कि किसी भी तरह से अपराधियों में डर पैदा करना है या उस इलाके से अपराध को खत्म करना है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बिना राजनीतिक समर्थन के कोई भी अफसर इतने बड़े कदम नहीं उठा सकता। जब सत्ता में बैठे लोगों का मजबूत सपोर्ट मिलता है तभी ये एक्शन ओरिएंटेड पुलिसिंग पूरी तरह से जमीन पर उतर पाती है। हमारी फिल्मों और पॉप कल्चर ने भी इस इमेज को बहुत बड़ा बना दिया है, लार्जर देन लाइफ। पर्दे पर जब कोई पुलिस वाला बिना किसी डर के गुंडों को मार गिराता है तो सिनेमा घर तालियों से गूंज उठता है। सिंघम और दबंग जैसी फिल्में इसी मसीहा वाली इमेज को और ज्यादा चमकाती हैं।
असल जिंदगी में भी जब कोई पुलिस वाला ऐसा एक्शन लेता है तो लोग उसे फिल्मों के उसी चश्मे से देखने लगते हैं। उसे सिस्टम की कमियों को दूर करने वाला एक रियल लाइफ हीरो मान लिया जाता है। यहीं से गंभीर बहस की शुरुआत होती है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि जब अदालत में केस सालों तक लटके रहते हैं तो ऐसे अफसर ही लोगों को तुरंत न्याय दिलाते हैं। लेकिन मानवाधिकार से जुड़े लोग इसे समाज के लिए बेहद खतरनाक ट्रेंड मानते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार संगठन इसे ट्रिगर हैप्पी पुलिसिंग कहते हैं। इसका मतलब है बात बात पर गोली चलाने की आदत। ये संगठन सवाल उठाते हैं कि क्या पुलिस को खुद ही जज और खुद ही जल्लाद बन जाने का अधिकार दिया जा सकता है? देखा जाए तो यह बहस इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। एक तरफ मानवाधिकारों की दुहाई है तो दूसरी तरफ अपराध मुक्त समाज की सख्त मांग। इस बहस के बीच कुछ राज्यों ने इस एक्शन वाले पुलिसिंग मॉडल को अपनी मुख्य रणनीति बना लिया है। आज के समय में इस तरह के ताबड़तोड़ एक्शन का सबसे बड़ा और चर्चित केंद्र उत्तर प्रदेश बन चुका है। पिछले कुछ सालों में यूपी पुलिस के काम करने का तरीका बेहद आक्रामक हो चुका है। राज्य में अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसके तहत पिछले 7-8 सालों में 10,000 से ज्यादा पुलिस मुठभेड़ दर्ज की गई हैं। इस नए एनकाउंटर मॉडल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक वक्त था जब यूपी में बाहुबलियों और माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था। आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं। सरकार से पूरी छूट मिलने के बाद पुलिस ने अपराधियों पर ऐसा शिकंजा कसा है कि बहुत से अपराधी खुद ही थाने आकर सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए अनौपचारिक रणनीति भी अपनाई है, जिसे मीडिया में ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है, जिसके बारे में भी आपको मैंने बताया। इस रणनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं आईपीएस अमिताभ यश। ये वर्तमान में यूपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ हैं। पुलिस महकमे में अमिताभ यश के नाम 150 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं। इनका काम करने का तरीका इतना सख्त है कि बड़े बड़े क्रिमिनल नेटवर्क इनके नाम से घबराते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर है। फरवरी 2023 की बात है जब प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हुई थी। इसका आरोप अतीक के बेटे असद अहमद पर लगा। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए तो केस अमिताभ यश को दिया गया। 2 महीने के अंदर झांसी में असद अहमद और उसका साथी गुलाम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे कई हफ्तों की ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और बेहद सटीक खुफिया जानकारी शामिल थी। अमिताभ यश को तकनीक और मुखबिरों के नेटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि आज एसटीएफ को यूपी पुलिस का सबसे धारदार हथियार माना जाता है। इसी फहरिस्त में एक और अहम नाम आईपीएस अनंत देव तिवारी का आता है। इनके खाते में भी 150 से ज्यादा पुलिस मुठभेड़ दर्ज हैं। अनंत की सबसे बड़ी कामयाबी चंबल के बीहड़ों से जुड़ी है, जहां एक समय खूंखार डकैतों का राज चलता था। चंबल का नाम सुनते ही जहन में बंदूकधारी डकैतों की तस्वीर उभर आती है। वहां के बीहड़ बेहद दुर्गम माने जाते हैं। धदुआ और ठोकिया जैसे खूंखार डकैतों ने वहां अपनी समानांतर सरकार चला रखी थी। उस मुश्किल इलाके में अनंत देव तिवारी ने पुलिस टीम को फ्रंट से लीड किया और मोर्चा संभालने के कुछ ही सालों में कई नामी डकैतों का हमेशा के लिए अंत हो गया। यूपी में अपराध के खात्मे की कहानी आज की नहीं है। इसके तार 90 के दशक से जुड़े हैं। उस वक्त यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला नाम के बाहुबली गैंगस्टर का बहुत खौफ था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी तक ले ली थी। ऐसे खूंखार अपराधी को रोकने के लिए ही यूपी पुलिस में पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। पूर्व डीआईजी राजेश कुमार पांडे उस टीम का अहम हिस्सा थे। अपने करियर में 50 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले राजेश पांडे ने श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रैक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो फिर ये तय हुआ कि फोटो ऐसी इसकी बनाई जाए कि ये ना पता लगे कि फोटो कहाँ से मिली है। फिर वहीं एक पहले पोस्ट कार्ड चलते थे जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस के थे, तो सुनील शेट्टी की एक फोटोग्राफ ऐसी मिली जिसमें लग रहा था कि उसको हम उसको अगर माउंट कर देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। तो वो उसका सिर निकाल के इसके सिर को लगा के, और वहाँ एक कलर्ड फोटोकॉपियर थी बंटी भाई हमारे, तो उनसे कह के वो 100 कॉपियाँ उसकी बनवा ली। और मरते समय तक वो ये नहीं पता लगा पाया कि ये फोटो मिली कहाँ से आई।
क्योंकि वो पूछता था कैसी फ़ोटो है, तो ये हुआ कि साहब वो तो डेनिम की, बोले हमने ज़िंदगी में कभी डेनिम की शर्ट और पहनी वो नहीं। फोटो थी सुनील शेट्टी की। वो सुनील शेट्टी की फ़ोटो थी। उन्होंने उस दौर में मोबाइल ट्रैकिंग जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल करके उसे गाजियाबाद में मार गिराया था। आज भी पुलिस विभाग में उनकी मिसाल दी जाती है। बड़े आईपीएस अफसरों के साथ साथ यूपी पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ऐसा ही नाम है। इनके रिकॉर्ड में भी 150 से ज्यादा एनकाउंटर शामिल हैं। जमीनी स्तर पर इनकी गिनती बेहद तेज तर्रार पुलिस वालों में होती है। आईपीएस अफसर जहां रणनीति बनाते हैं, वहीं अविनाश मिश्रा जैसे इंस्पेक्टर उस रणनीति को जमीन पर उतारते हैं। इनका मुखबिर तंत्र इतना मजबूत माना जाता है कि अपराधी कोई भी चाल चले वो इनसे बच नहीं पाता। आम जनता के बीच इन पुलिस वालों की छवि किसी हीरो से कम नहीं है। यूपी का ये एनकाउंटर मॉडल आज भले ही सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और अपराधियों पर नकेल कस रहा है, लेकिन भारत में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जो गोल्डन एरा माना जाता है, उसकी शुरुआत कहीं और हुई थी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये शब्द 90 के दशक में चलन में आया था, जब मायानगरी मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी, छोटा राजन और अरुण गवली जैसे गैंगस्टर्स का सिक्का चलता था। बिल्डर्स से लेकर बॉलीवुड के बड़े सितारों तक हर कोई जबरन वसूली और धमकियों से परेशान था। दिन दहाड़े गोलियां चलना और गैंग वॉर होना आम बात हो गई थी। पुलिस के लिए इस बढ़ते आतंक को रोकना बड़ी चुनौती बन गया था। अदालत के लंबे तरीकों से इन अपराधियों को सजा दिला पाना मुश्किल हो जाता था। गवाह डर के मारे कोर्ट में गवाही देने से कतराते थे। इसी मजबूरी और दबाव में मुंबई पुलिस ने नई रणनीति अपनाई। एक खास एनकाउंटर स्क्वाड तैयार किया गया, जिसका एक ही काम था, अंडरवर्ल्ड को उसी की भाषा में जवाब देना। इस स्क्वाड में महाराष्ट्र पुलिस अकादमी के 1983 बैच के कई अफसर शामिल थे। इसी वजह से इन्हें क्लास ऑफ 83 कहा गया। तब इन अफसरों के काम करने के तरीके ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। नेटफ्लिक्स ने इस थीम पर एक फिल्म भी बनाई है। इस क्लास में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई, वो नाम था प्रदीप शर्मा का। प्रदीप शर्मा को भारत के सबसे चर्चित और विवादित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में गिना जाता है। इनके रिकॉर्ड में 110 से लेकर 312 तक एनकाउंटर दर्ज माने जाते हैं। शुरुआती दौर में प्रदीप शर्मा ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, पर इनका करियर जितना चमकदार रहा, उसका अंत उतना ही विवादों से भरा हुआ। 2006 के लखन भैया फर्जी एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। जो अफसर कभी कानून का रखवाला था, वो खुद कानून के शिकंजे में फंस गया। इसी क्लास ऑफ 83 का एक और बड़ा नाम है दया नायक। कर्नाटक के एक छोटे से गांव से आकर मुंबई में बर्तन धोने वाले दया नायक की कहानी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। नाना पाटेकर की मशहूर फिल्म अब तक 56 दया नायक की ही जिंदगी से प्रेरित थी। दया नायक के नाम आधिकारिक तौर पर 83 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं। इन्होंने मुंबई से क्राइम सिंडिकेट का सफाया करने में अपनी जान लगा दी थी। तमाम जांच और कानूनी लड़ाइयों से गुजरने के बाद हाल ही में जुलाई 2025 में दया नायक एसीपी के पद से रिटायर हुए हैं। इस स्क्वाड में एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। वो नाम है विजय सालस्कर का। इनके नाम 80 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं और इनका सबसे बड़ा निशाना अरुण गवली गैंग था। सालस्कर अपराधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। विजय सालस्कर की कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक था। 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। मुझे याद है, मैंने विजय सालस्कर की पत्नी का इंटरव्यू किया था और उन्होंने एक बात कही थी जो हम सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब मेरे पति अंडरवर्ल्ड में किसी का इनकाउंटर करते थे या किसी गैंगस्टर को मारते थे, तो बहुत सारे मानवाधिकार संगठन हमारे घर के बाहर आकर नारेबाजी करते थे, लेकिन जब आतंकियों ने मेरे पति को मारा तब कोई नहीं आया। वैसे इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी रहे जिन्होंने पुलिस की वर्दी को दागदार भी किया। इनमें सचिन वजे का नाम सबसे ऊपर आता है। 60 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले वजे का करियर शुरू से ही विवादों में घिरा रहा। ख्वाजा यूनुस कस्टोडियल डेथ केस में उन्हें सस्पेंड किया गया था। बाद में एंटीलिया बम कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। इन बड़े चेहरों के साथ साथ प्रफुल्ल भोसले और रविन्द्रनाथ आंग्रे जैसे अफसर भी इस स्क्वाड की जान थे। प्रफुल्ल भोसले के खाते में करीब 90 एनकाउंटर दर्ज हैं।
वहीं रविंद्रनाथ आंग्रे ने ठाणे इलाके में सुरेश मंचेकर गैंग का पूरी तरह सफाया कर दिया था और उनके नाम 54 आधिकारिक एनकाउंटर दर्ज हैं। कुल मिलाकर मुंबई की एक क्लास ऑफ 83 अपने आप में एक युग थी। इन अफसरों ने मुंबई को अंडरवर्ल्ड के चंगुल से आजाद तो कराया, पर समय के साथ इनमें से कुछ अफसर खुद पावर और राजनीति के जाल में उलझ गए। लेकिन एक्शन वाली पुलिसिंग का असर सिर्फ महाराष्ट्र या यूपी तक सीमित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली भी इस मामले में पीछे नहीं रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड से निपटने के लिए यही आक्रामक रास्ता चुना था। इस कड़ी में सबसे पहला और बेहद सम्मानजनक नाम इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का आता है। इनके नाम 35 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं और दिल्ली पुलिस महकमे में इन्हें लेजेंड माना जाता है। आपको साल 2008 का वो मशहूर बाटला हाउस एनकाउंटर तो याद ही होगा, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई थी। दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए यह हाई रिस्क ऑपरेशन चलाया गया था। इसी ऑपरेशन को लीड करते हुए मोहन चंद शर्मा ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मोहन चंद शर्मा के इसी अदम्य साहस और शहादत के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया। उसी दौरान दिल्ली पुलिस में एक और नाम था जो मीडिया में काफी चर्चा में रहता था, एसीपी राजबीर सिंह का। राजबीर को उस समय दिल्ली का सुपर कॉप कहा जाता था और उनके खाते में 50 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं। उन्होंने कई बड़े आतंकी मॉड्यूल्स को खत्म किया था। लेकिन इस सुपर कॉप की कहानी का अंत बहुत ही हैरान करने वाला था। 2008 में गुरुग्राम के एक प्रॉपर्टी विवाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें मारने वाला कोई गैंगस्टर या आतंकी नहीं था, उन पर गोली चलाने वाला उनका अपना ही जानकार प्रॉपर्टी डीलर था। राजबीर की तरह एक सुपर कॉप बिहार में भी है, नाम है आईपीएस मनु महाराज। पटना में 2014 से 2017 के बीच एसएसपी रहते हुए उन्होंने कई बड़े गिरोहों का सफाया किया और कई शातिर अपराधियों का एनकाउंटर किया। इनके नाम 60 से ज्यादा एनकाउंटर दर्ज हैं। इन्होंने जमीन पर उतरकर बिहार के कई खतरनाक अपराधियों का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। फिर 2019 से 2020 तक मुंगेर के डीआईजी के रूप में मनु महाराज ने नक्सलियों के खिलाफ कोबरा बटालियन के साथ कई मुठभेड़ों का नेतृत्व किया। बिहार के जंगलों से निकलकर अब जरा दक्षिण भारत के जंगलों का रुख करते हैं। 80 के दशक से वहां एक खूंखार अपराधी का आतंक था जिसने 3 राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। मैं बात कर रही हूं कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की। उसे पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था और कहानी को खत्म करने की जिम्मेदारी आईपीएस के विजय कुमार को दी गई। उन्होंने तमिलनाडु एसटीएफ की कमान संभाली और बेहद सीक्रेट मिशन तैयार किया जिसका नाम था ऑपरेशन ककून। इसी ऑपरेशन के तहत अक्टूबर 2004 में वीरप्पन को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सफल पुलिस ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। तो चाहे वो जंगल हो, बीहड़ हो या फिर दिल्ली मुंबई की सड़कें और बिहार यूपी के जिले, इन सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने अपने अपने तरीके से कानून का राज कायम करने की कोशिश की। जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो आम जनता अक्सर तालियां बजाती है। लोगों को लगता है कि कोर्ट कचहरी के लंबे चक्करों और तारीखों से अच्छा है कि अपराधियों का काम तुरंत तमाम कर दिया जाए। हमारी न्याय व्यवस्था की यही धीमी रफ्तार ऐसे पुलिस अफसरों को आम लोगों की नजर में मसीहा बना देती है। यहीं से इंसाफ का वो ग्रे एरिया शुरू होता है। हमें ये सोचना होगा कि क्या एक पुलिस अफसर को जज और जल्लाद दोनों बनने की इजाजत दी जा सकती है। जब न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं तो समाज में ऐसे तत्काल न्याय की मांग उठना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर सिस्टम की खामियों को छिपाने के लिए खुद कानून को ही किनारे किया जाने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बात है। एनकाउंटर पुलिसिंग हमारे धीमे सिस्टम का नतीजा जरूर हो सकती है, पर यह खुद कानून के राज के लिए बड़ी चुनौती भी बन जाएगी। एक मजबूत समाज वो है जहां लोगों का अदालतों पर भरोसा हो, पुलिस की गोलियों पर नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर ही इंसाफ का आखिरी रास्ता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।